जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और साथ ही हम लोग पहुंच चुके हैं हिंदी के इस री एग्ज़ाम के लिए, आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 7वें सेट पर। तो उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से आपके चैप्टर्स रिवाइज हो रहे होंगे। एक बार थम्स अप करें। जी भैया, हम चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं, प्रश्नों को हम बना पा रहे हैं। देखो दोस्त, ये परीक्षा का वो समय है जिस समय आपको भटकना नहीं होता है कि बेतरतीब प्रश्नों को किसी कक्षा में मैं आपको दिखाऊं। बेवजह के कितने भी प्रश्न मैं आपको दिखा सकता हूं कक्षा में। बहुत कठिन प्रश्न आपको कक्षा में दिखा सकते हैं, लेकिन उसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बेहतरीन छात्र वो होता है जो तर्कसंगत तरीके से तैयारी करता है। यानी परीक्षा के लिए क्या जरूरी है, हम उन मानकों पर तैयारी करते हैं। और आप, उम्मीद करता हूं मैं उन्हीं छात्रों में से एक हैं जो अपने सिलेक्शन को साथ ही कामयाब करेंगे, जो सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। तो अंतिम समय मतलब कि जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो स्कोरिंग चीज़ें, उनको पढ़ लो। इस समय पर मैं आपको हमेशा गाइड करता था। मैंने 6 महीने पहले भी बोला है, 1 साल पहले भी बोला है कि जब जब परीक्षा की घड़ी आती है तब तब आपको नए नए नाम से कक्षाएं कराई जाती हैं। उनका कोई अर्थ परीक्षा से लेना देना नहीं होता। ठीक है। तो आज शुरू कर रहे हैं हम अपना 7वां सेशन, जिसका नाम है आपका समास और रस। उम्मीद करूंगा समास आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे और अंतिम समय में परीक्षा के लिए क्या लेके जाना है, कौन कौन सी चीज़ें मेमोराइज करनी है। तो छंद हो गया आपका, क्या बोलेंगे, समास और रस हो गया। और कल हमारा होगा छंद और अलंकार। तो उम्मीद करूंगा कल छंद और अलंकार की थ्योरी पढ़ करके आप तैयार रहेंगे। तो तैयार हैं, शुरू करते हैं साथी। हैप्पी फ्रेंडशिप डे कई साथी लिख रहे हैं। हम और तुम भी दोस्त ही हैं, ठीक है। और पता नहीं कितने डे होते हैं। डे का कोई लेना देना तो होता नहीं है। वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं पेरेंट्स डे, पेरेंट्स वाले दिन लगा देते हैं और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते नहीं हैं। ठीक है। तो आप, उम्मीद करूंगा मैं, बिना डेज के एक ऐसे इंसान बनेंगे जो जिम्मेदारी निभानी जानता है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे नहीं। और वो जिम्मेदारी चाहे दोस्त के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे इस नेचर प्रकृति के लिए हो, आप उन सबको निभाएंगे। तो अच्छा व्यक्ति वो कर जाता है, उसको डेज के कहने की जरूरत नहीं हो। तो समास के कितने भेद हैं, परीक्षा यहाँ पर आते हैं साथी, कक्षा पर बड़े अच्छे से फोकस करेंगे। तो समास के दोस्त क्या बोलेंगे भैया, 6 भेद हम कह देंगे। कितने? 6 भेद होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कर्मधारय, कर्मधारय समास होता है कि नहीं होता? जी भैया। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद तो विशेषण होता है, एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद साधारणतः क्या होता है बताएंगे? एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। अब एक एक सारे साथी उदाहरण लिख दें इसके। उदाहरण लिख दें भैया, क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं एक पद विशेषण एक पद विशेष्य, जैसे मैंने बोल दिया खोटी चांदी, तो किसकी बात चल रही है? चांदी की बात चल रही है। अर्थात चांदी क्या है साथी आपका? चांदी भाई साहब विशेष्य है, विशेष्य। और जो खोटी शब्द है वो चांदी की विशेषता बताता है। जैसे साथी मैं लिख दूं खरा सोना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मेरे छात्र खरा, खरा सोना है, तो सोना की बात चल रही है और सोना कैसा है? खरा है, ठीक है। जैसे हम मोटी लड़की बात कर सकते हैं, मोटी लड़की, तो लड़की की बात चल रही है। नील गगन की बात हम कर सकते हैं। काला घोड़ा हम बात कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? काला घोड़ा हो गया। नील गगन हो गया, तो गगन की बात चल रही है। गगन कैसा है? नीला है। और घोड़ा कैसा है? वो काला है। लड़की कैसी है? वो मोटी है। यानी कि एक पद तो विशेष्य जिसके बारे में बात होगी, और एक पद होता है आपका विशेषण जो विशेष्य की तारीफ बताता है। कोई दिक्कत इस बात में नहीं जी। तो कर्मधारय समास हो गया हमारा। दूसरा समास होता है हमारा अव्ययी भाव। मुझे बताओ अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में क्या होता है, क्या बोलेंगे? जिसका पहला पद अव्यय हो, या हम बात करें पहला पद क्या होता है आपका? प्रधान होता है। तो कौन कौन से होते हैं? जो उपसर्ग जिनमें आए, जैसे प्रतिदिन शब्द होता है, प्रतिदिन होता है, ठीक है, प्रतिदिन होता है। अगर शब्द का रिपीटेशन हो जाए, शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, ये भी बोल सकते हैं। पल पल, तो क्या बोलेंगे आपका? कल कल भी हो सकता है, दिन दिन भी हो सकता है, रात रात भी हो सकता है। कोई उपसर्ग का प्रति है तो कुछ और भी हो सकता है, उप उपसर्ग हो सकता है। यथा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यथा संभव, तो यथा संभव क्या है आपका? यथा उपसर्ग है, जैसे ही संभव हो, जितने जल्दी, यथा शीघ्र बोलते हैं।
ठीक है। यथाशीघ्र हम कह सकते हैं, बहुत बढ़िया। कई साथियों ने लिखा रातों रात, बहुत शानदार, रातों रात। कई दोस्तों ने लिखा हाथों हाथ, यथाशक्ति कई साथियों ने लिखा, बहुत गजब। मतलब कोई भी आपका उपसर्ग आए, जैसे हम बोल दे अन सुना तो अन उपसर्ग आ जाए आपका, आ आता है, आजीवन आता है, आजन्म आता है, बहुत शानदार। तो कर्मधारय हो गया आपका, अव्ययी भाव हो गया। तीसरी बात करते हैं हम, क्या बोलेंगे आपका तत्पुरुष, जिसमें प्रथम पद तो गौण होता है, तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होगा, उत्तर पद साथी आपका प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होगा। जो उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जो हम कारक पढ़ते हैं, कारक पढ़ते थे ना, कर्म आपका, करण, संप्रदान आदि होंगे। तो जैसे मैं बोल दूं मुंह तोड़, तो मुंह तोड़ इसमें कौन सा साथी तत्पुरुष हो जाएगा, बताएंगे। मुंह तोड़ इसमें कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, तो मुंह को तोड़ने वाला, अर्थात कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं बोल दूं, क्या बोल दूं, राजमहल, तो ये क्या हो गया, राजा का महल, क्या बोलेंगे भैया, राजमहल आदि शब्द हो गया। तो ये भी क्या है, तत्पुरुष हो जाएगा आपका। जैसे मैं बोल दूं विद्यालय, विद्या के लिए आल्य होता है, विद्या के लिए होता है, विद्या का अपना तो होता नहीं। तो ये क्या हो गया आपका दोस्त, हम कहेंगे भैया तत्पुरुष हो गया। चौथा होता है साथी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कौन सा आता है, बताएंगे। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता, और तीसरे पद की ओर इशारा करता है। क्या बोलेंगे, तीसरे पद की ओर इशारा करता है, तीसरे पद की ओर इशारा करता है। तीसरे पद की ओर बात करते हैं, जैसे क्या बोलेंगे आपका, जैसे भगवान विष्णु के लिए होता है कनफटा, तीसरा पद हो गया, कोई तीसरा पद हो गया। लंबोदर, कौन से भगवान जी को बताता है लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, पेट, यानी अर्थात गणेश जी को बताता है, गणेश जी को बताता है। पांचवा साथी होता है द्विगु समास। क्या बोलेंगे, द्विगु समास होता है। और द्विगु क्या बताता है, जिसका प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद संख्यावाची हो, प्रथम पद संख्यावाची हो। और प्रथम पद जिसका संख्यावाची हो वो क्या होगा, जैसे कोई एक बोले आप प्रथम पद संख्यावाची, तो हम कहते हैं अठन्नी, 8 से बनता है आपका। पंचवटी शब्द बनता है, पंच ये अर्थात आपका साथी क्या बन गया आपका, 5 से बनता है। किससे बनता है, यानी पहला पद संख्यावाची हो। नवरात्र हम कह देते हैं, चौराहा हम कह देते हैं, चौराहा शब्द हो गया। 4 राहें जहां मिलती हों, चौराहा। ठीक है। और छठा आप सब नाम बताएं कि भैया छठा कौन सा होगा, तो छठा जो समास होता है वो होता है हमारा कौन सा, द्वंद्व। और द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होते हैं। तो ये तो परिभाषाएं हुई इनकी। दोनों पद प्रधान कैसे भैया, जैसे मैं कह सकता हूं विपरीत शब्द, दिन रात हो गए, दिन रात हो गए आपका। विपरीत शब्द है, खरा खोटा हो गया, खरे का विपरीत खोटा होता है। सुख दुख हो गया, सुख दुख हो गया। तो विपरीत शब्दों के साथ में आपका क्या बोलेंगे, पुत्र पुत्री भी हो सकते हैं। अब ये विपरीत नहीं है, लेकिन दोनों शब्द क्या हैं, अपने आप में प्रधान है। माता पिता हो गए, माता पिता हो गए। शीतोष्ण हो गया, घास फूस हो गया आपका, क्या बोलेंगे, घास फूस हो गया। बहुत बढ़िया, भाई बहन कई साथियों ने लिखा, बहुत बढ़िया। अमीर गरीब कई साथियों ने लिखा, गुण दोष कई साथियों ने लिखा, राजा प्रजा लिखा, बहुत बढ़िया। तो ये शब्द किसके उदाहरण होते हैं, सब ये समास के भेद होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद है जो अव्ययी भाव समास का है। समास में इतना ही है, उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद है जो अव्ययी भाव समास का नहीं है, यानी अव्ययी में नहीं आएगा। अव्ययी में तो प्रति एक, क्या बोलेंगे भैया, प्रति उपसर्ग हो गया, यण संधि का उदाहरण है। प्रति एक यण संधि के उदाहरण अक्सर किसके, अव्ययी भाव के उदाहरण होते हैं। यथा होता है, प्रति होता है। राजा का पुत्र, तो क्या आएगा इसमें, राजा, राजा का पुत्र। तो का किसका हो गया साथी, संबंध को बताता है। कौन सा कारक है, संबंध है। अर्थात संबंध किस में जाएगा आपका, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे आते हैं, क्या बोलेंगे, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। कौन सा समास है जिसका सारे के सारे पद किसका काम करते हैं, क्रिया विशेषण के। तो क्रिया विशेषण का काम करते हैं आपका साथी जो विशेषता बताते हैं पूर्ण रूप से, जैसे आजन्म शब्द हो गया, आजन्म शब्द हो गया, हर रोज शब्द हो गया, कोई भी उपसर्ग वाला शब्द आए, बखूबी शब्द हो गया आपका, बखूबी शब्द हो गया, बखूबी हो गया। हाथों हाथ मैंने आपको बताया, हाथों हाथ,
शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए। बेखटके, बेखटके शब्द हो गया, बे उपसर्ग हो गया, जैसे बेशर्म होता है, क्या होता है, बेशर्म होता है। आगे आएंगे। मन मना शब्द में कौन सा समास है? बहुत सारे साथी इसका उत्तर गलत दे सकते हैं। मन मना शब्द बताएं जरा, तो मन मना क्या होगा, क्या बोलेंगे जी? सारे दोस्त उत्तर बताएंगे एक बार, बहुत बढ़िया तरीके से। सी 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 कई दोस्तों का आया, बी कई का आया साथियों का सी। तो बी वाले तो एकदम ही गलत हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता। कर्मधारय होने के लिए एक पद विशेष्य और एक उसकी विशेषता बताए। जो साथी बी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, वो कह रहे होंगे मनमाना को। तो मनमाना नहीं लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखें। मनमाना होता तो मैं कह देता मन से माना। इसके द्वारा माना गया है, मन से माना गया है, अर्थात के द्वारा। के द्वारा होता तो हम कह देते से के द्वारा बताए तो करण तत्पुरुष होता, लेकिन मनमाना है ही नहीं प्रश्न में, मनमाना है ही नहीं, मन मना है। तो दो शब्दों का क्या बोलेंगे, मन मन। किन शब्दों से बना है मन मना? ये मन और मन से बना है। तो दो शब्दों का जब साथ ही आपका पुनरावृत्ति हो जाए तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। पल पल, कल कल, कोई भी दो शब्दों की पुनरावृत्ति यदि हो जाए। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? पुस्तकालय बताएंगे। तो पुस्तकालय जो होता है वो पुस्तक का आल्य होता है, क्या मैं सही हूं? पुस्तक का आल्य होता है, पुस्तक का अपना घर होता है ये, या पुस्तक के लिए होता है? क्या बोलेंगे? पुस्तक के लिए आल्य होता है भैया। तो आप कहेंगे भैया पुस्तक का नहीं होता, पुस्तक के लिए होता है, यानी का गलत हो जाएगा, संबंध नहीं होगा। संबंध नहीं होगा तो के लिए क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष ये हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। जैसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, कला प्रवीण व्यक्ति, बड़ा पूछा जाता है, कला प्रवीण में कौन सा समास है? कला, कला प्रवीण में कौन सा समास है? तो आप कहेंगे कला प्रवीण का मतलब क्या होता है? कला मतलब आर्ट, प्रवीण मतलब दक्ष। कला में प्रवीण है, और में आ जाए तो क्या बोलेंगे? में किसकी पहचान है? सारे दोस्त बोले अधिकरण तत्पुरुष भैया हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, कोई दिक्कत? जैसे मैं बोल दूं गोबर गणेश में कौन सा समास होगा? गोबर गणेश में कौन सा समास होगा? तो गोबर से निर्मित गणेश क्या होता है? गोबर से, गोबर से निर्मित गणेश होते हैं, अर्थात किसके द्वारा बने हुए हैं? गोबर के द्वारा बने हुए गणेश हैं, गोबर के द्वारा। तो से अर्थात के द्वारा, और के द्वारा किसको बताता है? करण को बताता है, करण तत्पुरुष हो जाएगा आपका। आशातीत में बात कर दूं, आशातीत शब्द में कौन सा समास होगा? आशातीत बताएंगे। तो आशातीत क्या है? आशा के अतीत, यानी आशा से अतीत है, आशा के परे है, आशा के परे अर्थात आशा से अतीत, आशा से परे। तो से परे मतलब अलग है, इंद्रियातीत, जो इंद्रियों की समझ में ना, यानी इंद्रियों से परे है, ठीक है, इंद्रियों से परे है। और जो परे की बात बताई वो अर्थात अलगाव को दर्शा रहा है, और अलगाव किसकी पहचान है साथी? अपादान तत्पुरुष की पहचान है। तो जो कारक में आपने सीखा वही यहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे मैं बोल दूं गंगा तट, गंगा तट, तो ये गंगा का अपना तट है या गंगा के लिए है? भैया गंगा का अपना तट होता है, गंगा का तट होता है, और गंगा का तट अर्थात संबंध तत्पुरुष हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। थम्स अप करके बताएं जिनके चारों प्रश्न ठीक थे, चारों ठीक जिन्होंने। प्रश्न है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास होगा? स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त को क्या बोलेंगे? स्वर्ग में प्राप्त या स्वर्ग को प्राप्त हुआ कोई? तो आप बोलेंगे स्वर्ग को प्राप्त हुआ, और को हुआ तो क्या हो जाएगा आपका भैया? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। सिर्फ तत्पुरुष नहीं बताना, आपको उसका प्रकार भी बताना है कि तत्पुरुष का भी कौन सा भैया भेद होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय होने के लिए एक पद विशेष्य और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द भी होना चाहिए। तो देखते हैं, क्या सतसई हो जाएगा? सतसई, राजगृह होगा, चतुर्भुज होगा, या श्याम सुंदर होगा, या श्याम सुंदर होगा? देखें कितने दोस्तों का उत्तर आता है। ज्यादातर साथियों का उत्तर विकल्प डी आता हुआ, श्याम सुंदर। तो क्या बोलेंगे? श्याम की विशेषता बताई गई एक पद में, एकदम से सही है, एकदम से सही हो जाएगा। चतुर्भुज क्या होता है भैया? ये बहुव्रीहि समास में जाएगा, अगर विकल्प होता तो बहुव्रीहि, नहीं तो द्विगु भी है, और द्विगु और बहुव्रीहि दोनों विकल्प में हुए तो किसको प्राथमिकता देंगे?
बोलेंगे किसको? तो आप कहेंगे भैया बहुवीरी को प्राथमिकता देंगे। चतुर्भुज फिर किसको कह देते हैं? चार भुजाओं वाला, ब्रह्मा को भी कह देते हैं। राजगृह, राजा का गृह, यानी कि ये तत्पुरुष हो गया, कौन सा? संबंध तत्पुरुष हो गया। राजा का घर है, राजा का घर। तत्सई होता है 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह, क्या बोलेंगे? 700 दोहों का समूह होता है। और 700 दोहों का समूह अर्थात साथी किसको दर्शा रहा है? आपका द्विगु को दर्शा रहा है। किसको? द्विगु को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। भला मानस में कौन सा समास है? भला मानस तो कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है या बहुवीरी है? भैया मानस के बारे में बात चल रही, यानी मनुष्य। मनुष्य कौन हो गया? जिसके बारे में बात चले विशेष्य हो गया। और मनुष्य की विशेषता बताई जा रही है। मानस कैसा है? मनुष्य कैसा है? भला है, अर्थात ये विशेषण हो गया, आपका विशेषण हो गया। तो एक पद विशेष्य, एक पद विशेषण, ये किसको दर्शाता है भैया? कर्मधारय को दर्शाता है, कर्मधारय को दर्शाता है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो। द्विगु समास का तो बहुवीरी नहीं मान रहा है उसको, बहुवीरी नहीं मान रहा है। क्या मान रहा है? उसको द्विगु, क्योंकि संख्या आएगी तो द्विगु भी होगा, और भगवान का बोध कराए तो बहुवीरी। तो परीक्षा जो साथी एग्जामिनर है उसने उसको बहुवीरी नहीं माना, वो उसकी मर्जी है। ठीक है। त्रियंबकेश्वर, तो त्रि अम्ब किसको बोलते? अम्ब किसका पर्यायवाची होता है? आंख का। क्या बोलेंगे भैया? आंख का होता। आंखों से किसको देखता? तीनों लोकों को देखता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? त्रिअंबकेश्वर। तो किसका स्वामी होता? तीनों लोकों के लोग होते हैं क्या? तीन का ईश्वर होता है, या त्रिकोण वाला ईश्वर होता है? तीन लोकों का ईश्वर होता है, तीन लोकों का ईश्वर होता है। जैसे दोपहर एक शब्द मैं बोल दूं तो इसमें क्या बता रहे हैं हम? ये भी क्या है आपका? दोपहर। दोपहर की बात करें, यानी दो क्या है आपका? द्विगु को दर्शाता है। जैसे त्रिभुवन की बात मैं कर दूं तो त्रि माने कितनी संख्या? तीन हो गई, त्रिभुवन भी हो गया आपका। जैसे साथी पंचतंत्र की बात मैं आपसे कर सकता हूं, पंचतंत्र की बात, पंचामृत की बात मैं आपसे कर सकता हूं। बहुव्री में भी जा सकता है वो, क्योंकि एक भोग को दर्शाता है। मैं आपसे साथी 31 की बात कर सकता हूं। किसकी? 31 की बात कर सकता हूं। क्या 31 हो जाएगा? कितने दोस्त इस पे बोलेंगे? फटाफट से बताएं, क्या 31 में द्विगु समास हो जाएगा, हाँ या ना? मैंने बहुत ध्यान से सिखाया था, यहीं पर साथी पता चलेगा कितने दोस्त हमारे गजब के छात्र हैं। तिरंगा बिल्कुल हो जाएगा। 31 में हो जाएगा साथी, हाँ या ना? तो 31 में नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे भैया? शून्य वालों में होता है द्विगु समास, 1 से 9 तक की संख्याओं में द्विगु समास होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में शून्य वाली 10 हो गई आपका, 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई। 0 के बीच में जिनके अंत में 1 से 9 तक आए वो सब किसका? द्वंद का उदाहरण होते हैं। और कई मेरे साथी द्वंद लिख रहे हैं। जैसे परीक्षा में पूछा गया था आपका, क्या बोलेंगे? 62 में कौन सा समास है? 62 में तो 0 के अलावा कोई संख्या आ जाए और बीच की संख्या हो तो क्या बोला? अंक 1 से 9 तक। और साथी आपका 0 वाले जितने भी 10 20 30 40 100 हो, फिर 1000 हो, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? ये सब द्विगु के उदाहरण होते हैं। 62 क्योंकि दो संख्याओं से मिलके बनता है, 60 और 2, 60 और 2, और दोनों ही पद प्रधान हो जाते हैं। तो ये किसके उदाहरण है? ये सब भैया जी द्वंद के उदाहरण है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया, गलती नहीं करेंगे। जैसे मैं तुमसे पूछूं, मुझे बताना 40 में कौन सा समास होगा? 40 में अंत में शून्य आया तो क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। लेकिन अंत में शून्य ना हो, जैसे मैं एक संख्या पूछ लूं आपसे कि भैया 72 में क्या सा समास होगा? 72 में कौन सा समास होगा? तो आप कहेंगे भैया क्या हो जाएगा? 70 और 2 द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? गौरी शंकर को किस में रखेंगे? बहुव्री, कर्मधारय, द्वंद या फिर तत्पुरुष में? तो आप बोलेंगे गौरी शंकर जो होता है भैया वो बहुव्री समास का उदाहरण हो जाएगा। क्या बोलेंगे फटाफट से? कौन से भगवान को बता रहा है गौरी शंकर? बहुत सारे साथियों ने उत्तर, कईयों का तो सी है, सी वाले तो सारे सही है, लेकिन इनको चुनाव करना है जो ए बता रहे थे। गौरी शंकर कौन से भगवान हैं? शंकर तो हो गए भगवान जी, शंकर तो हो गए शंकर भगवान, ठीक है, भगवान शिव जी। गौरी तो पार्वती हैं, पार्वती हैं। तो एक भगवान का बोध कराए, बहुव्री तब होता है जब कोई शब्द एक भगवान का बोध कराए। ठीक है,
जैसे मैं बोल दूं आपसे कोई भी शब्द, जैसे मैं बोल दूं चक्रपाणी, चक्रपाणी कौन है? एक ही शब्द का बोध कराएगा, भगवान कृष्ण या फिर आपका विष्णु। लेकिन यहां पर तो दो शब्द हो गए ना, और दो शब्द हो गए तो साथी क्या होगा, गौरी अलग प्रधान है और शंकर पद अलग प्रधान है, यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे धन दौलत, तो धन क्या है साथी, अलग प्रधान है, एक पद प्रधान है। जैसे मैं बोल दूं अपना पराया, आप भी सोच सकते हैं कुछ शब्द, अपना पराया हो गया। तो ये शब्द कैसे होते हैं? जब दो पद प्रधान हो तो द्वंद्व होते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा है जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? धन दौलत अभी लिखा हमने, धन दौलत क्या द्वंद्व समास का उदाहरण है? जी भैया होता है। मोटा ताजा हो जाएगा या नहीं होगा? जी भैया। लेन देन हो जाएगा? जी भैया। कोकिल कंठी, कंठ कैसा है? कोकिल के जैसा है। तो एक पद विशेष्य और एक में विशेषण, अर्थात ये तो कर्मधारय हो गया। कंठ की विशेषता बता रहा है, किसका? कोयल के जैसा कंठ है, कोयल के जैसा कंठ है, यानी विशेषता बता दी साथी। नेक्स्ट है जी, वज्रदेह में समास बताइए। वज्रदेह में समास बताइए। क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, या फिर द्वंद्व होगा, या फिर साथी द्वंद्व हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? वज्र के समान देह है जिनकी, किनके समान? वज्र के समान, वज्र के समान देह, अर्थात हनुमान जी का बोध कराता है, और हनुमान जी का बोध कराए तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रख लेना, अगर बहुव्रीहि विकल्प में नहीं होता तो क्या चुनते? बहुव्रीहि मान के चलिए विकल्प में देता नहीं, वो दे देता तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु, तो तब क्या चुनते हैं हम? कर्मधारय, क्योंकि देह की विशेषता बता रहा है, कैसी है? वज्र के जैसी है, वज्र के जैसी है। ठीक है, जैसे त्रिलोचन शब्द किसको दर्शाता है? तीन नेत्रों वाले कौन है? भगवान शिव हैं, भगवान शिव हो गए आपका दोस्त। ठीक है, दशानन अर्थात रावण का बोध करा देता है, किसका? रावण का बोध करा देता है। पवनाशन आपका किसका उदाहरण है भैया? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, जैसे त्र्यंबकेश्वर अभी मैं आपको बता चुका था। मैं बोल दूं गिरधर किसका उदाहरण है? तो भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण है आपका। चक्रपाणी मैं बोल दूं, चक्रपाणी बारह सिंगा शब्द होता है साथी। क्या होता है? बारह, बारह सिंगा शब्द होता है, बारह सिंगा होता है। मृगेंद्र होता है, राजा का बोध कराता है। लंबोदर होता है आपका, क्या बोलेंगे? लंबोदर। और ना जाने कितने उदाहरण आप भी जानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। दिखाएं ऊपर कुछ बच्चे ने पूछा है, एक ने, क्या बोलेंगे जी? ऊपर कुछ पूछा है, धुंधला सा जो था। ठीक है भैया, 10 का गौरी के शंकर नहीं होगा क्या? अरे भाई कुछ भी मत बोलो, गौरी के शंकर का कोई मतलब होता है क्या? गौरी के शंकर, ये कौन सी बात हुई? उसके लिए बोध तो होना चाहिए। देखो मैं आपको जब प्रत्यय पढ़ाता था तो आपको याद हो, एक प्रत्यय हम हिंदी भाषा में पढ़ते अपत्यवाचक। अपत्यवाचक का मतलब होता है जो संतान का बोध कराए। सिर्फ उन शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है जब माता हो और पुत्र का संबंध हो। जैसे राधे हो अर्थात कर्ण हो गए आपके, मारुति हो अर्थात मारुत के पुत्र हो गए आपका। तो जो पुत्र का बोध कराए, किसका? जो पुत्र का बोध कराते, कौन थे? कुंती के पुत्र। तो माता और पुत्र के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल होता है जिसके बीच में के आ जाए। गौरी शंकर में आप ये नहीं बोल सकते गौरी के शंकर, क्या बोलेंगे? वो उनकी माता नहीं है। ठीक है, तो ये बोध कब होता है? माता का। तो गौरी के शंकर बताएं तो वो गलत हो जाए। बात समझे? अपत्यवाचक अर्थात संतान का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं मेरे भाई, संतान का बोध कराने वाले शब्दों में के का इस्तेमाल होता है। मुरारी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है मेरे साथी, या बहुव्रीहि समास है? तो मुरारी किसका बोध कराता है भाई साहब? आप कहेंगे भैया ये आपका बहुव्रीहि का, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का बोध कराता है। किसका? भगवान श्री कृष्ण का बोध कराता है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट, कूप मंडूक में किस समास की योजना है? कूप मंडूक, इसको भी बहुत बच्चे प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो कूप मंडूक में किस समास की योजना है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, या फिर अव्ययी भाव होगा। तो कुछ लोग बोलते कूप मंडूक अर्थात कुएं का मेंढक, तो आपने उसका भाषा के रूप में, जबकि समास क्या कहता है कि उसी रूप में उसका साथी विग्रह होना चाहिए। तो कूप मंडूक अर्थात जिसका ज्ञान सीमित हो, जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसका ज्ञान सीमित हो, और वो क्या बोल दे, अपने ज्ञान को लोगों के ऊपर बिना उदाहरण के थोपना चाहे, तो मतलब सीमित ज्ञान हो गया। जिसका ज्ञान सीमित हो,
उसको क्या बोल देते हैं, वो कूपमंडूक हो गया, जिसका ज्ञान सीमित हो। तो क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि है आपका फिर भैया ये, जी हाँ, अन्य पद की ओर इशारा करता है, अर्थात बहुव्रीहि हो जाएगा, बहुव्रीहि होगा। सी वाले सारे गलत थे, ए वाले सारे साथी सही हैं। भाई आप इसमें सी कहते हो तो आप इसीलिए तो कहते हो कि संबंध तत्पुरुष हो गया, वही बात तो मैं डिनाई कर रहा हूं कि कुएं का मेंढक, यानी आपने भाषा बदल के विग्रह किया है। भाषा बदल के विग्रह ना करें। एक साथी हमारे पूछ रहे हैं धीरे धीरे में कौन सा समास होगा। मैंने कितनी बार कहा दोस्त, अब सीखने का वक्त जो है उसके लिए आपके लिए खाकी बैच और 2.0 फ्री किया गया। अगर आपको लगता है आपके पास वो वक्त बचा हुआ है कि खाकी ओ और 2.0 से आप सीख सकते हैं, तो वहां से आप एक बार समास का चैप्टर ले लीजिए। पूरी कक्षा बता सकती है। दोस्त जरा बता देना पूरी कक्षा धीरे धीरे में कौन सा समास होगा, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। अभी तो बताया, अभी तो बताया कि जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो अव्ययी भाव होता है। तो कक्षा में दोस्त बड़ी बुद्धिमानी से कक्षा लेनी है, ध्यान से सुन लोगे ना जो मैं कक्षा में बोल रहा हूं। जब पेपर लेके आओ ना, पेपर दो, तो उस पेपर को लेके बैठना और देखना कि ये जो चंद कक्षाएं दी, मैंने पहले भी 15-20 क्लासेस पढ़ाई आपको, यूपी पुलिस पहले 6 महीने पहले, अब भी इतनी ही। आप एक बार लेके बैठना, पिछले वाले को लेके बैठ जाओ। जब आपको पता है मैं मैराथन दे रहा था उसकी हिंदी की, तो विराम चिन्ह के लिए बहुत सारे अध्याय कराए गए। मैंने विराम चिन्ह के 2 प्रश्न कराए थे। आज भी यूट्यूब पे मैराथन है, देखो जाके। मैंने कहा था विराम चिन्ह के ये प्रश्न आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं रस में बहुत कुछ पढ़ते हैं, मैंने बोला रस के 6-7 प्रश्न पढ़ो, कुछ आना नहीं, पेपर आया। यार यूपी कांस्टेबल का हिंदी जो है ना, वो आसान हिंदी पूछा जाता है, हंसना नहीं है उसमें, ठीक है। तो जो लिख दिया पेन से वो शाश्वत है, ये समझ लो, ठीक है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगले प्रश्न पर आते हैं। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है बताएंगे एक बार। द्वंद्व समास में सभी सभी पद प्रधान होते हैं। जिस कर्मधार्य या पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु कर्मधार्य समास कहलाता है। कर्मधार्य या पूर्व कर्मधार्य भी हो और पूर्व पद संख्या बोधक हो, इस बात को कह रहा कि पूर्व पद संख्या बोधक हो तो द्विगु भी तो हो ही जाएगा। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद जो होता है वो विशेष्य होता है, ये जो बात कह रहे हैं। तो कौन सा कथन ये क्या सही है साथी बोलेंगे। तत्पुरुष समास में प्रथम पद विशेषण, तो प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद जो विशेष्य होता है ये तो भैया कर्मधार्य में होता है। किसमें होता है, कर्मधार्य में होता है, कर्मधार्य में होता है, ठीक है। तो ये बात तो गलत हो गई, तो सभी सही हैं, ये बात भी गलत हो गई। इन दो पर आते हैं। अब जब हमको इनमें से कोई एक चुनना है, कोई एक चुनना है, क्या बोलेंगे आपका द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, ये सर्वदा सत्य बात है। ये कुछ तो दोस्त डी बता रहे हैं, कह रहे सभी सही है, ये सर्वदा सत्य बात है। अब आते हैं बी पर फिर से। तो हमने कहा कि अगर कर्मधार्य हो और पूर्व पद संख्या बोधक हो तो उसको हम द्विगु कर्मधार्य समास कहते हैं। मुझे बताइए क्या आपने कभी, जैसे मैंने अभी बोला, तो इसको क्या हम द्विगु कर्मधार्य समास हिंदी भाषा में आपने कभी पढ़ा था, जैसे आपने मेरे साथ हामी मिलाई थी, जी भैया, द्विगु कर्मधार्य समास आपने कभी हिंदी भाषा में पढ़ा दोस्त? तो आप क्या बोलेंगे, नहीं जी भैया। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए एकदम से सही होगा, ए एकदम से सही होगा, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही उत्तर दीजिए बड़े विवेक से, ठीक है। हाँ ये पलटू बाज बोलते हैं ना, पलटू बाज है। अभी मैं बोल दूंगा ये सही है, सारे बोल देंगे हाँ ये सही है, मैं फिर विचार करने को बोलूंगा जरा विचार करो, तब बोले हाँ भैया गलत है। ऐसे मत बनो भाई, ठीक है। एकदम से पलटी नहीं मान लेनी है, नीतीश कुमार नहीं हो जाना है। बहुव्रीहि क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि जो समास होता है तत्पुरुष अव्ययी भाव और द्वंद्व, ठीक है। अब तो नीतीश कुमार भी पलटी नहीं मार रहे हैं, अब तो तुम तो अपनी स्थिति मजबूत करो। तो बहुव्रीहि क्या होगा दोस्त, ईश्वर अर्थात गिरिधर हो गए। विदेश गमन तो क्या हुआ है, विदेश में गमन हुआ है। इसमें देखो 2 स्थिति में आपको देता हूं, एक का चुनाव करें। विदेश में गमन, विदेश में गमन या विदेश को गमन, क्या बोलेंगे, विदेश, विदेश को गमन, किसका चुनेंगे। जैसे कई दोस्त हमारे क्या बोलेंगे, विदेश में गमन नहीं होता, विदेश को होता है। जैसे साथी एक आता है आपका वनवास, वन में वास होता है, वन में वास होता है, वन में वास होता है,
या वन को वास होता है, वन को वास। तो वनवास अर्थात वन में वास, और विदेश गमन अर्थात विदेश को गमन होगा। तो को का मतलब क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया। अब यही भाव क्या है, यथा है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे। तो क्या बनेगा दोस्त, बोले जरा भैया जी, ये बन जाएगा आपका 2 1 2 1 4 3। किस विकल्प में है, 2 1 4 3, ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। निम्नलिखित शब्दों का उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए, सही मिलान करना है, करेंगे। वनवास, दान पुण्य, त्रिनेत्र, यथाविधि, क्रोधाग्नि। तो करें एक बार सही तरीके से। जब मेरे जैसा अल्पज्ञानी आदमी, तुच्छ जानने वाला आदमी सही कर सकता, तो तुम तो कितने इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए। वनवास क्या हो जाएगा साथी, बोलेंगे आपका यही आ गया। तो वन में वास अर्थात आपका क्या हो जाएगा दोस्त, तत्पुरुष को दर्शाएगा। दान पुण्य 2 पद हैं, 2 पद हैं, और वैसे भी योजक चिन्ह किसको बताता है, आपका योजक चिन्ह बताता है द्वंद्व को। त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्रों वाला, 3 नेत्रों वाला अर्थात बहुवीरी, यानी भगवान शिव हो गए। यथा विधि क्या हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्रोध अग्नि क्या होगा साथी, कैसी अग्नि है, क्रोध रूपी अग्नि है। क्रोध रूपी अर्थात कर्मधार्य हो जाएगा, बताएंगे क्या होगा, सारे दोस्त बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे भैया, वनवास बोलेंगे आपका 5 हो गया, 5 हो जाएगा आपका, 5 हो गया आपका। दान पुण्य आपका 3 हो गया, 5 3 5 3 4, 5 3 4 कोई ढूंढ लीजिए, 5 3 4 इसी में है, ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाए, ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाए। युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा है साथी जो सही नहीं है, बोलेंगे भाई फटाफट से। नीलोत्पलम, दशानन, राम लक्ष्मणों, दिवारात्रि। दिवारात्रि क्या बोलेंगे जी, दिवारात्रि की अगर हम बात करें, नीलोत्पलम कैसा उत्पल है, नीला उत्पल है, कर्मधार्य है, अर्थात सही हो गया। दशानन रावण अर्थात बहुवीरी को दर्शाता है। राम लक्ष्मणों साथी ये आपका क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव है क्या। दिवा रात्रि, दिवा किसको बोलते हैं, दिन को, रात्रि रात को। दिन और रात एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, और विपरीत शब्द है अर्थात द्वंद्व है। तो राम लक्ष्मण भी क्या है साथी, अलग अलग शब्द हैं, और ये भी किस में आएंगे, आपका द्वंद्व में आएंगे, द्वंद्व में आएंगे, 2 नाम आ गए, अव्ययी भाव नहीं होगा, ठीक है। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, कौन सा विकल्प अनुचित है, वन में वास अर्थात वनवास, देश पर निकाला, देश निकाला, चंद्रमा का प्रकाश क्या बोलेंगे, आपका चंद्र प्रकाश हो गया। जलधारा, जल की धारा, ये किसका होता है, जलधारा का, यानी जल की अपनी धारा है, ठीक है। चंद्र प्रकाश क्या हो गया साथी, चंद्रमा का प्रकाश हो गया। देश निकाला क्या होता है, आपका देश पर निकाला होता है, या आपका देश से निकाला होता है। भैया जी से होना चाहिए, तो सारे दोस्तों का उत्तर क्या आना चाहिए, बी गलत हो जाएगा, ये वनवास हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, देश निकाला जो है वो साथी कौन सा समास है, देश निकाला में कौन सा समास होगा। तो देश से निकाल दिया अर्थात देश से अलग कर दिया, अलग कर दिया तो कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे बताओ, कोई व्यक्ति रोग मुक्त हो गया है, इसमें कौन सा होगा, तो आप कहेंगे भैया रोग से छुटकारा मिल गया, यानी रोग उसके शरीर से अलग हो चुका, अलग हो गया तो अलगाव हो गया, आपका अपादान हो गया, अपादान हो गया। लेकिन मैं बोल दूं रोग युक्त में कौन सा होगा, कौन सा समास होगा बताना। तो रोग युक्त तो होता है रोग से युक्त, यानी युक्त माने जुड़ा होना, रोग के द्वारा जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हुआ है, यानी ये करण हो गया। तो छोटे छोटे अंतर होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, छोटे छोटे अंतर होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है, जिसमें एक से ज्यादा समास की संभावना है। वेद पुराण में क्या ये संभावना है दोस्त, बोले एक बार। वचनामृत में है, चंद्रशेखर में है, या फिर चतुर्भुज में है, एक से ज्यादा समास की संभावना, यानी हो सकते हैं एक से अधिक समास। तो वेद पुराण तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, आपका द्वंद्व समास होगा। वचनामृत वचन के जैसे अमृत होंगे साथी, कर्मधार्य हो गया। चंद्रशेखर क्या होगा साथी, बहुव्री को दर्शा देगा, आपका चंद्रमा जिनके शिखर पर अर्थात भगवान से। चतुर्भुज में हो जाता है क्योंकि यहां पर एक संख्या आ गई 4, 4 भुजाओं वाला। तो कौन सी 2 संभावनाएं हैं, एक तो द्विगु हो जाएगा 4 भुजाओं वाला, और एक बहुव्री। लेकिन दोनों में से किसको चुनेंगे, प्राथमिकता किसको देते हैं, हमेशा बहुव्री को देंगे भाई,
बहुव्रीहि को। अब आते हैं रस पर। ये 18-20 प्रश्न है, परीक्षा के लिए काफी है। ठीक है, बोले जी। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? रस का क्या अर्थ है, ध्यान से पढ़ें। साहित्य की जो मिठास है, किसी रस का जो आनंद है, किसी फल का जो स्वाद है, यह साहित्य से मिलने वाली जो आनंद अनुभूति है। यानी आनंद जो तुमको महसूस हुआ किसी चीज को पढ़ के, जैसे कोई कहानी तुमने पढ़ी और बोले मजा आ गया, तो यही क्या है, रस है। या तो वो कहानी वीरता की रही होगी, या वो कोई प्रेम कहानी रही होगी, भैया पढ़ के मजा आ गया, या वो कोई शांति प्रदान करने वाली कहानी रही होगी, या उसमें कोई करुणा रही होगी भैया, या उसमें कोई साथी श्रृंगार की बात की गई होगी, ठीक है, या उसमें कोई क्रोध रौद्र की बात की गई होगी। कुछ तो भाव आएगा, तो जो भाव आएगा, जो आनंद की अनुभूति होगी, वही रस होता है। वही क्या होता है, रस होता है। ठीक है, आगे आते हैं। स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? कि जो स्थायी भाव है आपके साथी 9, यानी आपको किसी चीज को देख के क्रोध आया, प्रेम आया आदि, ये स्थायी भाव है। इनको योग्य कौन बनाता है? उसी को कहते हैं विभाव। क्या बोलते हैं? उसी को हम विभाव कहते हैं। तो ये योग्य बना देता है। संचारी भाव तो क्या होता है, आके चले जाते हैं। आश्रय मतलब जिसका सहारा लेते हैं। अनुभाव मतलब जो पैदा हो। नेक्स्ट है, आचार्य भरत ने रसों की कितनी संख्या मानी गई है? अब इस स्लाइड पर जो लिखने वाला हूं, यहां से प्रश्न बनना तय हो गया। तो भरत मुनि क्या कहते हैं साथी? भरत जो मुनि थे, इन्होंने बुक लिखी कौन सी आपका साथी? इन्होंने बुक लिखी आपका नाट्य शास्त्र, जिसमें हम साथी शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन पढ़ते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने रसों का वर्णन किया। और रसों में ये क्या लिखते हैं कि कितने प्रकार के, 9, 7, 4, 8। तो आचार्य भरत कहते हैं दोस्त, आपका रसों की संख्या कितनी मानेंगे? बोले भाई फटाफट से। आचार्य बताएंगे भाई फटाफट से, तो कितने लोग कह देंगे भैया रसों की संख्या आचार्य भरत के अनुसार 9। लेकिन क्या हम ये उत्तर गलत नहीं दे रहे होंगे? क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में 9 बैठा हुआ रहता है, लेकिन हमारे कई साथियों ने उत्तर ठीक दिया है। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, आपकी पीठ में थपथपाता हूं, बहुत गजब तरीके से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कमाल, मजा आ गया भाई। तो क्या कहेंगे भैया, आचार्य भरत के अनुसार यदि हम कहते हैं कि रसों की संख्या 9 है, तो हम यहां पर गलती कर देते हैं। क्योंकि नवा रस तो क्या है, वो बाद में जोड़ा गया है। नवा रस तो क्या है, बाद में जोड़ा गया। तो जो नाट्य शास्त्र है उसमें वर्णन मिलता है 8 रसों का। तो आप कभी भी उत्तर 9 दे देंगे तो गलती कर देंगे। ठीक है, इस बात को याद रख ले। नवा रस क्या बोलेंगे? नौवा रस कौन सा है? मेरा प्रश्न आपसे ये है। अभी मैं 9 के 9 रस आपको बता देता हूं। मुझे बताओ, एक तो रस का नाम याद रखेंगे दोस्त, श्रृंगार रस है। इसका स्थायी भाव लिखते चले, यहां से प्रश्न आएगा। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है भैया? रति होता है, अर्थात प्रेम होता है। क्या होता है? रति होता है, अर्थात प्रेम होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है भैया? क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस का होता है भैया आपका जुगुप्सा होता है। आजकल परीक्षाओं में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, जुगुप्सा। चौथा, मैं आपसे पूछूं, वीर, वीर को देख के क्या होता है आपके अंदर? कौन सा भाव आएगा? उत्साह का भाव आ जाता है, उत्साह होता है। आपका शांत रस का स्थायी भाव बताइए, फिर सीधे परीक्षा में बताना, आज अंतिम बार। निर्वेद होता है, निर्वेद अर्थात शांति की बात हो। हास्य रस की बात करें, हास्य रस का क्या होता है आपका? हास होता है भैया, हास होता है। सातवां, आप मुझे बताएं, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? अब मैं इनको मिला के लिख रहा हूं। करुण का स्थायी भाव सो होता है, शोक होता है। भयानक का क्या होता है? भय होता है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 9 में नवा रस किसको माना गया है? नवा रस किसको माना गया है? गलती नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि 9 नंबर पर लिखा हुआ है तो उसी को बता देंगे। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय होता है। अब गजब तरीके से बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं नवा रस कौन सा होता है, तो गजब सा उत्तर आएगा, तो फिर कमाल समझेंगे भैया। शांत रस, शांत रस, शांत रस, मतलब आप सब जानते हैं। तो नवा रस किसको माना गया है? शांत रस को माना गया है, जो बाद में जोड़ा। ठीक है। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक क्या बोलेंगे? सात्विक अनुभाव जो किसी अन्य स्थिति को देखकर आपके अंदर पैदा हो जाए, अनुभाव 10, 8, 7 या 9 प्रकार के। आप बोलेंगे सात्विक अनुभाव भैया 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब कोई बाहरी प्रयत्न हुआ और बाहरी प्रयत्न के द्वारा शरीर में आंतरिक रूप से जो परिवर्तन आ गए, क्या बोलेंगे भैया? देखेंगे जैसे कौन सा होता है, वो होता है स्तंभ। आपके सामने कोई घटना हो गई और आप खड़े रह गए एकदम से, ठीक है,
स्वेद, पसीना पसीना हो जाना, पसीना पसीना हो जाना। आप रोमांस की स्थिति में आ गए, सामने कुछ देख करके पता नहीं कुछ हो गया, स्वर भंग हो गया आपका, आवाज चली गई, बोले से ना निकल रही है, अब कंपन हो गया बॉडी में, कंप बोलते हैं उसको, शरीर का पीला पड़ जाना अर्थात वैवर्ण्य होता है। कुछ घटना देखी, अश्रुओं से भर गई, अश्रु आ गए, और अंधे से शरीर एकदम से साथी क्या बहुत ऊंची हिलोर उठे अर्थात प्रलय की भावना हो गई, प्रलय की भावना हो गई। तो ये सब कैसे अनुभव होते हैं? ये सात्विक अनुभव होते हैं। एक मैंने आपको बताया था कायिक अनुभव जो काया के द्वारा होते हैं। आपकी तरफ किसी ने आंख मार दी तो ये क्या है? ये काया के द्वारा। किसी ने सीटी मार दी, क्या बोलेंगे? वो वाचिक है, वो वाणी के द्वारा है। एक साथी आहार्य होता है, वेशभूषा के द्वारा। किसी को कपड़े पहन के आपने देखा, किसी विशेष प्रकार के कपड़े हैं और आपके अंदर कोई भाव पैदा हो गया। जैसे आपने देखा किसी को बहुत सुंदर सुंदर कोट पैंट में एक लड़का जा रहा था, आपको लगा कि भैया कितना अच्छा ड्रेस सेंस है, तो एक भाव पैदा हुआ मन में। एक लड़की आपने देखी, सुंदर लड़की, बहुत अच्छी साड़ी पहन के जा रही थी या कोई विशेष परिधान पहन के, तो आपने देखा और आपके अंदर एक भाव पैदा हुआ, वो आहार्य है। तो वाणी के द्वारा वाचिक होता है, काया के द्वारा कायिक होता है, आहार्य होता है वेशभूषा के द्वारा, और बाकी सात्विक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। किसका? राम जी का रूप निहारा जा रहा है, और राम जी का रूप निहारा जा रहा है तो बताएंगे श्रृंगार रस होगा, शांत रस होगा आपका, या वात्सल्य रस होगा, या अद्भुत रस होगा। तो आप बोलेंगे भैया रूप निहारने की बात है अर्थात ए श्रृंगार रस, क्योंकि रूप कौन निहार रही है? जानकी। जानकी कौन है? माता सीता। माता सीता जिनके पिता का नाम जनक है, तो जानकी रूप निहार रही है। जनक समझ रहे हैं? विद्वान राजा जिनके दरबार में विद्वान रहते थे, उनकी बेटी जनक अर्थात ज्ञान को जन्म देने वाले। जानकी निहार रही है तो वो उनकी पत्नी है, और पत्नी रूप निहारे तो ये श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी लग जाएगी, तुम्हारी भी शादी होगी, कई तो शादीशुदा हो गए तुम में से, एज रिलैक्सेशन भी मिल गया है। ठीक है, तो तुम में से कई के तो बालक बच्चे भी होंगे, तुम सब जानते होगे। जो जिनकी शादी नहीं हुई है जानते तो वो भी हैं। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है, वहां रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? बताएंगे जी। तो क्या बोलेंगे? नायक नायिका भैया संयोग हो या वियोग हो, तो क्या बोलेंगे? वो आपका श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। ठीक है, भाई जुड़ेगा तो संयोग हो जाएगा, बिछड़े तो वियोग श्रृंगार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विवत्स का विरोधी है? करुण रस होता है क्या? करुण रस जिसका स्थायी भाव बताया मैंने आपको, शोक। श्रृंगार होता है क्या? विभत्स किसको बोलते हैं? घिनौने को बोलते हैं। किसको? विभत्स होता है भैया घिनौना, और श्रृंगार होता है सुंदर के लिए। किसके लिए? विभत्स अर्थात जुगुप्सा, जिसको देख के मन में ऐसा भाव पैदा हो जाए, अरे यार ये क्यों देख लिया, ये क्यों देख लिया। ठीक है, जुगुप्सा का भाव है। श्रृंगार अर्थात सौंदर्य देखे मन खुश हो जाए, भैया नहीं हो सकता, उत्साह नहीं हो सकता। नेक्स्ट, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोए। करुणानिधि कौन है? भगवान श्री कृष्ण रोए। इसको देख के? सुदामा की दीन दशा को। तो क्या बिछड़ने की बात की गई है? वियोग श्रृंगार है इसमें, या इसमें गुस्सा आ गया है उनको, या वो शांत हो गए? नहीं जी, उन करुण रोने की बात है तो करुण आएगा। क्या आएगा? करुण श्रृंगार होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? गजब सा उत्तर सबकी तरफ से आ जाए, कुछ और आवश्यकता नहीं है भाई, चुनी हुई आवश्यकताएं हमारी परीक्षा के लिए, वही हमको करनी है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय, क्रोध, रति और शोक। रति और शोक। एक बार थम्स अप करके बताना, पहले वाले खाकी बैच के स्टूडेंट कितने बच्चे रहे? जो पहला खाकी बैच था, थम्स अप करके बताना। जहां हमने हिंदी को विस्तार से पढ़ा था, आप में से कितने साथियों ने पढ़ा है? गजब तरीके से बताएं। हिंदी के कितने, मतलब सैकड़ों प्रैक्टिस सेट कराए भाई। यूट्यूब पे मेरे हिसाब से 200 एक बार, 40 एक बार, 30 एक बार, 250-300 प्रैक्टिस सेट तो मैं करा चुका था हिंदी के लिए। पिछली बार 20 क्लासेस मैराथन बैचेस में ना जाने कितनी बार पढ़ा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। विनायक बैच से हम पढ़े हैं। विनायक यूपीएसआई के लिए पढ़ाया गया है। अभी यूपी कांस्टेबल दे दो ना, जब, मेरी बात सुनना, यूपी कांस्टेबल जब आप दे दो, तो जो साथी सफल हों, भाई मैं अगर बोलूं कि सभी आप सफल होंगे, ये तो आप जानते होंगे आप सफल होंगे या नहीं। आपने कितनी शिद्दत से तैयारी की है, कितनी मेहनत से तैयारी की है।
तो ये जो यूपी कांस्टेबल में सफल हो जाए ना साथी, ये फिर यूपीएसआई अपना अगला टारगेट बना लेना, क्योंकि अगला टारगेट आपको यही मिलेगा। और यूपीएसआई के लिए विनायक बैच हमने कंप्लीट करा दिया है, या तो आप उसको पढ़ सकते, नहीं तो जब भर्ती आएगी तब आएगा कुछ, ठीक है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र का होता है दोस्त आपका क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? वीर रस में कौन सा गुण होता है? ओज होता है, प्रसाद होता है, माधुर्य होता है। तो क्या बोलेंगे? या सभी? तो याद रख लेना, वीर रस में आपका ओज अर्थात चमक, प्रसाद अर्थात गुण, माधुर्य मधुरता वाले भाव, तो ये सभी होते हैं। क्या बोलेंगे? जैसे भरत मुनि थे, पूछा जाता है भरत मुनि के अनुसार वीर रस के कितने प्रकार हैं? तो भरत मुनि कहते हैं वीर रस के 3 प्रकार हैं। वीर रस के 3 भेद बताते हैं। कौन से 3 भेद हैं? तो पूछ रहा था कौन सा वीर रस का भेद नहीं है? दानवीर होते हैं, जो दान में वीर होते हैं। एक धर्म में वीर व्यक्ति होते हैं। एक युद्ध वीर होते हैं, जो छल कपट आदि का सहारा न ले, वही वीर है। जो बहाने ना बनाए, जो अपने बच्चों को, शिष्यों को बहकाए ना, उनको क्या बोलेंगे? आपका आचार्य अनेक 4 प्रकार के भी मानते, तो चौथे प्रकार का कौन सा? दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और एक दयावीर भी माने गए हैं। दयावीर भी अनेक लेखकों के अनुसार, बहुत सारे आचार्य, लेकिन स्पेशल नाम दे भरत मुनि का, तो भरत मुनि क्या बोलेंगे? 3। तो आप सब लोगों को क्या बनना है? वीर। और वीर कौन होते हैं? जो डट के सामना करते हैं। क्या बोलते हैं? जो डट के सामना करते हैं, वही वीर है। जैसे आपके घर की कुछ समस्याएं होंगी, अभी कुछ स्थितियां होंगी, तो उन स्थितियों को किसको संभालना है? आपको संभालना है। आज या कल आपको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते। तो जो जिम्मेदारियों से भागे ना, वही वीर है। आगे नदियां हैं बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा था इस पार और चेतक था उस पार। तो ये क्या है दोस्त? क्या बोलेंगे? ये भैया शांत रस है क्या? क्या इसको हम शांत बोलेंगे? इसको करुण बोलेंगे? क्या गुस्से की बात की गई है? और सारे मेरे साथियों का उत्तर आया बी, अर्थात भैया वीर रस की बात की गई है, वीर रस की। और रस कौन सा होता है इसमें? और जब हम साथी आपका अलंकार की बात करते, तो इन्हीं पंक्तियों में कौन सा हो जाता है भैया? अतिशयोक्ति हो जाता है, यानी जहां बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। रिपु आतन की कुंडली, जहां आत की मांस मज्जा की बात की जाए, मांस मज्जा की बात की जाए, कुंडली करी जोगनी चबात, मतलब उसकी आंतों को निकाल के जो कुंडलियां हैं उनको चबा रहा है, तो कैसा भाव आएगा देख करके? ठीक है, कैसा भाव आएगा? क्रोध का भाव, भयानक भाव, रौद्र विभत्स भाव आएगा। तो आप कहेंगे भैया उनको देख के तो आपको विभत्स, जुगुप्सा का, घिन्न का भाव आएगा। हास्य, हास्य का भाव आएगा, क्या बोलेंगे? आपका नहीं जी, स्थाई भाव आएगा आपका किसका? जुगुप्सा का। जुगुप्सा बोलते किसको? घृणा का भाव आएगा, घृणा पैदा होगी एक मन में। ठीक है, रौद्र क्रोध का होता है, भयानक भय, क्रोध आप जान ही चुके होता है। विस्मय स्थाई भाव किस रस में होता है? बोलेंगे भाई फटाफट से, विस्मय स्थाई भाव किस में होता है? क्या बोलेंगे? विस्मय स्थाई भाव किसमें होता है? हास्य का हास होता है। शांत तो होता है क्या? अद्भुत, अद्भुत का क्या होता है साथी? विस्मय होता है। क्या होता है? अद्भुत का क्या होता है? विस्मय होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब लो नसानी अब ना नसे हो, आपके जीवन का भी है साथी। बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलेंगे भैया नवारस तो वात्सल्य होता है। बेटा तुम बुद्धू हो, तुम बुद्धू हो क्या? है, तुम पगला गए हो क्या? परीक्षा घड़ी नजदीक है, तुम अभी भटके हुए घूम रहे हो। अब लो नसानी अब न नसे हो, यानी अब तक जो नष्ट हो चुका वो नष्ट हो चुका, अब नष्ट नहीं होने दूंगा। यही तुम्हारे जीवन का सिद्धांत भी होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? अब लो नसानी, मतलब अब तक, अब लो तक जो नस नष्ट हो चुका, अब न नसे हो, अब न नष्ट होने दूंगा। तो ये करुण की बात कर रहा भी है, शांत होके बात कर रहा है। किसकी? अद्भुत कोई बात नहीं, सुख की क्या बोलेंगे? करुण की कोई बात नहीं, वीरता की कोई बात नहीं, शांत रस है। मिट्टी वाला उदाहरण पता है? कौन सा उदाहरण बताता था? एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए। ये भी क्या है? ये भी शांत रस है। 2 प्रश्न बड़े प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो रस के अंतर्गत नहीं आता? भयानक भय हो गया, रौद्र क्रोध हो गया, हास्य हास हो गया, व्यंग्य कोई रस नहीं होता। व्यंग्य साथी कोई रस नहीं होता।
भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है? आप जानते हैं भक्ति और वात्सल्य रस भी देखे गए। जैसे आप क्या किसको, जब भगवान श्री कृष्ण जी के बाल्यकाल के जितने भी उदाहरण हैं वो किसका उदाहरण है? वो सारे के सारे वात्सल्य रस का, जिसको हम कहते हैं आपका दोस्त की वत्सल का उदाहरण है। वात्सल्य अर्थात वत्सल यानी बच्चे के रूप में। जब कहते हैं ना कि माँ सुदामा ने बच्चे के मुख में तीनों संसार देख लिए, सातों लोक देख लिए, तो क्या बोलते हैं इसको? भक्ति रस का क्या होगा साथी? वो रूप गोस्वामी होंगे। भक्ति रस को दोस्त आपका स्थाई भाव, यानी ये देव विषयक है। किस विषयक है? ये देवताओं के विषय में है, देव विषयक रति है भक्ति रस। आगे आएंगे। अमरस क्या होता है? अमरस, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अमरस कोई काव्य दोष नहीं होता, एक संचारी भाव है। संचारी भाव होते हैं जो आके चले जाते हैं कुछ समय के लिए, इसको आप स्थायी भाव में पढ़ते नहीं। काव्य गुण से मतलब नहीं। अलंकार हम कल पढ़ेंगे, और कल बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिर्फ वो प्रश्न करना जो यहाँ पे कराऊं, परीक्षा में करके जाना। छंद अलंकार ये बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। कोई छोटी छोटी गलती जो आप करते हैं उन गलतियों को कल दूर कर देंगे, ये कल का टॉपिक है। मुझे बताओ साथी, आपका यहाँ पर आपका हम बात करेंगे द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है, और साथ में एक क्वेश्चन और लिखना है, 34वां संचारी भाव किसको माना गया है? रिसर्च करनी है। 34वां संचारी भाव किसको माना गया है? 34वां संचारी भाव। रिसर्चर्स बनिए, सीखना सीखिए। सब कुछ अध्यापक नहीं सिखा सकते हैं, सब कुछ अध्यापक जानते भी नहीं है। आपको अपनी रिसर्चेज अच्छी रखनी पड़ेंगी, आपको अपने अध्ययन अच्छे करने पड़ेंगे, खुद के स्तर से भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 34वां संचारी भाव, और किस शब्द में? शब्द नहीं है। आज का टारगेट रखते हैं सभी बच्चों का, संडे है, सभी बच्चे कमेंट करके आंसर करेंगे। ठीक है, बाद में जिनको जरूरी लगे तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर करेंगे। आपके उत्तरों के इंतजार में आपका भाई, बस मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। जैसे पढ़ रहे हैं उस धैर्य को बनाए रखिए, बनाए रखिए। और मैंने किसी एक साथी का एक कमेंट पढ़ा था, तो उसने साथी ने लिख रखा था कि RWA पे तो सिर्फ भीड़ है। तो मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं, उस तरह के माइंडसेट के जो बच्चे हैं, आप तो जानते हैं, हालांकि कहने की जरूरत नहीं, लेकिन प्यारे साथी मैं आपको एक बात बताया, शायद आप अभी भटके हुए हैं। हमने भी कभी 500 बच्चे पढ़ाए हैं, हमने भी 1000 बच्चे पढ़ाए हैं, हमने भी 10,000 बच्चे पढ़ाए हैं, हमने भी 20,000 पढ़ाए हैं। ये विश्वसनीयता आपकी वजह से, RWA के सिलेक्शंस की वजह से आई। ये भीड़ ऐसे ही नहीं है, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। ये गुमराह भीड़ नहीं है, इसको भीड़ का नाम मत दो। ये इस राज्य, इस देश को संभालने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे। तो वही एक भटकाव से आपको बचना होता है। हमेशा तमाम तरह के लोग आएंगे, तमाम तरह की स्ट्रेटजी वीडियो आएंगी, उस सब से RWA बचता है। सिंगल 10 मिनट की एक वीडियो आती है और फिर उसके बाद महीनों की पढ़ाई होती है। ठीक है, तो एक दिन जब ये RWA का सम्मान समारोह होगा, तो RWA के सम्मान समारोह में दिखना चाहिए कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की थी। ये हमारे वर्चस्व की लड़ाई है। तो ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।